नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं शॉर्ट फॉर्म वीडियो की इस तेजी से बदलती दुनिया में। और आमने सामने हैं दो बड़े खिलाड़ी, यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स। हमारे पास इनका एक काफी तगड़ा विश्लेषण है जो इनकी हर परत को खोलता है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस रिंग में कौन किसको पटक नहीं दे रहा है। खासकर इंडिया में टिकटॉक के जाने के बाद जो जगह खाली हुई उसे भरने की होड़ में कौन आगे निकला। क्या रील्स वाकई सिर्फ टिकटॉक की कार्बन कॉपी है, या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स अपने लंबे वीडियो वाले भाई के साए में वो चुपचाप मैदान मार रहा है। क्रिएटर्स में भी ये बहस गरम है। कोई कहता है जी शॉर्ट से पैसे ज्यादा मिलते हैं, कोई कहता है रील से फेम जल्दी मिलती है। तो आखिर माजरा क्या है? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं आज। बिल्कुल। और ये जानना ना सिर्फ क्रिएटर्स के लिए ज़रूरी नहीं है। हम सब आज शॉर्ट फॉर्म वीडियोस इतना देखते हैं, ये हमारे कंटेंट कंजम्पशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। सही बात है। खबरें हो, मनोरंजन हो, कुछ सीखना हो, या फिर आजकल तो शॉपिंग भी, सब कुछ इन छोटे वीडियोस में सिमट रहा है। तो ये समझना बहुत इंटरेस्टिंग है कि कौन सा प्लेटफॉर्म हमें क्या दिखा रहा है और क्रिएटर्स को क्या मौके दे रहा है। ये सिर्फ दो ऐप्स की लड़ाई नहीं है, ये तो डिजिटल कंटेंट का फ्यूचर किस तरफ जाएगा ये तय करने वाली रेस है। सही कहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। ये दोनों मैदान में उतरे कब? इंस्टाग्राम रील्स आया 2020 में और उसकी टाइमिंग कमाल की थी, खासकर भारत में टिकटॉक बैन के ठीक बाद। हाँ, एकदम सही मौका। उसने तेजी से वो खाली जगह भरी और शॉर्ट वीडियो स्पेस पर कहना चाहिए धावा बोल दिया। बिल्कुल, वो वक्त इंस्टाग्राम के लिए एकदम परफेक्ट था। उन्होंने टिकटॉक के कई फीचर्स लिए और इंस्टाग्राम का जो अपना बड़ा यूजर बेस था उसका पूरा फायदा उठाया। दूसरी तरफ यूट्यूब शॉर्ट्स, वो थोड़ा देर से आया है ना, 2021 में पूरी दुनिया में लॉन्च हुआ जी। लेकिन यूट्यूब के पास पहले से ही क्रिएटर्स की एक बहुत बड़ी फौज थी और उनका वीडियो दिखाने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी मजबूत था। तो उन्होंने उसी ताकत का इस्तेमाल किया। और दोनों का मकसद तो एकदम साफ था। टिकटॉक ने जो इतना बड़ा बाजार छोड़ा था उस पे कब्जा करना। दोनों ने देख लिया था कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की भूख बढ़ रही है और बस अपने अपनी स्ट्रैटेजी के साथ इस रेस में कूद पड़े। चलिए अब देखते हैं कि इनकी पहुंच ऑडियंस और रीच कैसी है। यूट्यूब शॉर्ट्स की सबसे बड़ी ताकत क्या है? यूट्यूब का अपना विशाल संसार, 2.7 अरब बिलियन से ज्यादा लोग हर महीने यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट्स उसी का हिस्सा है। बाप रे, पहुंच के मामले में तो शुरुआती बढ़त यूट्यूब के पास थी, ऐसा लगता है। हाँ, पोटेंशियल तो बहुत ही बड़ा है। और इसकी एक और खास बात है, वो है सर्चेबिलिटी, खोजे जाने की क्षमता। अगर आप YouTube पर कुछ सर्च करते हैं ना, तो शॉर्ट्स वीडियो भी नतीजों में दिख सकते हैं। अच्छा, तो सिर्फ फीड में स्क्रॉल करने वाला मामला नहीं है? नहीं, सिर्फ उतना ही नहीं है। इससे क्या होता है कि दुनिया भर के दर्शक जुड़ते हैं। भारत, अमेरिका, ब्राजील, इन सब देशों में ये काफी पॉपुलर हो गया है। और दूसरी तरफ इंस्टाग्राम रील्स है। वो इंस्टाग्राम के अपने करीब 2 अरब से ज्यादा यूजर्स के नेटवर्क में ही बसा हुआ है। बिल्कुल। और उसकी ताकत है उसके सोशल नेटवर्क में। यहाँ दोस्त, इन्फ्लुएंसर्स, ट्रेंड्स, इनके जरिए कंटेंट जंगल की आग की तरफ फैलता है। हाँ, वो वायरल वाला एंगल। हाँ, खासकर जेनजी, आज की युवा। और लाइफस्टाइल, फैशन, एंटरटेनमेंट जैसे टॉपिक्स में तो रील्स बहुत मजबूत है। यहाँ कंटेंट का वायरल होना ज्यादा तेज लगता है, फील होता है। तो यहाँ एक बड़ा दिलचस्प पॉइंट उभरता है ना। रील्स आपको सोशल सर्कल में शायद तेजी से वायरल कर दें, दोस्त शेयर करेंगे, फॉलोअर्स देखेंगे तो वो फैलेगा। लेकिन यूट्यूब शॉर्ट्स की ताकत शायद थोड़ी अलग है। हाँ, जैसे आपने कहा सर्च और रेकमेंडेशन, यूट्यूब का सिस्टम इतना पावरफुल है कि आपका शॉर्ट्स वीडियो क्या पता महीनों बाद या शायद सालों बाद भी किसी को रेकमेंड हो जाए, अगर वो उस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो। ये लॉन्ग टर्म कंटेंट के लिए, एवरग्रीन कंटेंट के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। बिल्कुल। और यहीं पर एल्गोरिदम और डिस्कवरी का खेल वो और भी पेचीदा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। यूट्यूब शॉर्ट्स का एल्गोरिदम, जैसा आपने कहा, यूट्यूब के उसी शक्तिशाली रिकमेंडेशन सिस्टम का इस्तेमाल करता है जो लंबे वीडियो के लिए भी है। हाँ, वही वाला जो लंबे वीडियो के लिए काम करता है। ये सिस्टम सालों के यूजर डेटा पर बना है। वो समझता है कि दर्शक क्या देखना पसंद करते हैं, भले ही क्रिएटर नया हो। तो इसका ये हुआ कि नए या छोटे क्रिएटर्स को भी यहाँ चमकने का बराबर मौका मिल सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेंडिंग गानों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। काफी हद तक YouTube का एल्गोरिथम इंडिविजुअल पसंद पर ज्यादा ध्यान देता है। इसीलिए कई बार देखा गया है कि बिल्कुल अनजान क्रिएटर्स के शॉर्ट्स भी लाखों करोड़ों व्यूज पा जाते हैं, क्योंकि कंटेंट सही ऑडियंस तक पहुंच जाता है। अच्छा। और ये व्यूज लंबे समय तक आते रह सकते हैं। ये वाकई कमाल की बात है। एक पुराना वीडियो भी अचानक चल पड़ता है।
जबकि इंस्टाग्राम रील्स का एल्गोरिदम वो काफी अलग तरीके से काम करता है लगता है। वो बहुत ज्यादा ट्रेंड बेस्ड है। हाँ, कौन सा गाना चल रहा है, कौन सा फिल्टर पॉपुलर है, कौन सा चैलेंज है, हैशटैग क्या ट्रेंड कर रहा है, ये सब। हाँ, यहाँ तो ट्रेंड ही राजा है बॉस। अगर आप ट्रेंड पकड़ लेते हैं तो आपका रील रातों रात वायरल हो सकता है, एकदम से। लेकिन इसमें एक पेंच है। क्या? ट्रेंड्स जितनी तेजी से आते हैं उतनी ही तेजी से चले भी जाते हैं। तो जो वीडियो आज हिट है, हो सकता है हफ्ते भर बाद उसे कोई पूछे भी नहीं। इसमें एक खतरा भी है ना? ट्रेंड्स बहुत तेजी से बदलते हैं। आज जो गाना हिट है, कल कोई सुनना नहीं चाहता। तो क्या ये क्रिएटर्स को मतलब लगातार बस कंटेंट बनाने और ट्रेंड के पीछे भागते रहने पर मजबूर नहीं करता, बजाय इसके कि वो कुछ टिकाऊ या ओरिजिनल बनाए? बिल्कुल, ये एक चैलेंज है। जो क्रिएटर्स लगातार ट्रेंडिंग ऑडियो और फॉर्मेट्स के साथ फटाफट कंटेंट बना सकते हैं, उनके लिए रील्स शायद बेहतरीन है। लेकिन ये एक तरह की दौड़ है, रुक नहीं सकते। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो ये क्रिएटर्स की स्ट्रैटेजी को सीधे तौर से अफेक्ट करता है। कैसे? अगर कोई क्रिएटर लंबी अवधि की पहुंच चाहता है, टिकाऊ व्यूज चाहता है कि उसका कंटेंट समय के साथ भी रिलेवेंट बना रहे, तो शायद शॉर्ट्स का एल्गोरिथम उसके लिए बेहतर है। लेकिन अगर गोल है तेजी से वायरल होना, सोशल बज़ क्रिएट करना और बस मौजूदा ट्रेंड पर सवार होना, तो रील्स शायद ज्यादा इफेक्टिव हो। ये वाकई आपने सही कहा, मैराथन शॉर्ट्स बनाम स्प्रिंट रील्स जैसा मुकाबला है। पर भी पड़ता होगा, है ना, पैसे पर? बिल्कुल। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, पैसा कहाँ है? YouTube शॉर्ट्स का मॉडल अब काफ़ी क्लियर है। ये एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है। विज्ञापन शॉर्ट्स फीड में दिखाए जाते हैं और उससे जो कमाई होती है उसका 45% हिस्सा एलिजिबल क्रिएटर्स को मिलता है। ओके, मतलब प्लेटफॉर्म सीधे तौर पर क्रिएटर्स को पैसा दे रहा है उनके कंटेंट के बदले। हाँ, और इसके अलावा एक और बात है, शॉर्ट्स आपके YouTube चैनल के जो लंबे वीडियोस हैं उन पर भी दर्शक भेज सकते हैं, तो वहां से भी कमाई बढ़ सकती है। अच्छा, ये क्रॉस प्रमोशन वाली बात। हाँ, ये सिर्फ शॉर्ट्स के व्यूज बढ़ाने की बात नहीं है। शॉर्ट्स से जो दर्शक आते हैं वो आपके चैनल के सब्सक्राइबर बन सकते हैं, आपके लंबे वीडियो देख सकते हैं, आपकी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। ये एक पूरा फैन बेस बनाने का जरिया है, सिर्फ एक वायरल हिट पाने का नहीं। तो ये एक तरह की मतलब इंटीग्रेटेड अप्रोच हुई चैनल ग्रोथ के लिए भी। और इंस्टाग्राम रील्स का क्या सीन है कमाई के मामले में? इंस्टाग्राम रील्स का मामला थोड़ा टेढ़ा है। उन्होंने शुरुआत में एक रील्स प्ले बोनस प्रोग्राम चलाया था। हाँ, सुना था उसके बारे में। जो क्रिएटर्स को व्यूज के आधार पर सीधे पैसे देता था। वो काफी आकर्षक था शुरू में, लेकिन अब उसे ज्यादातर जगहों पर या तो बंद कर दिया गया है या बहुत लिमिटेड कर दिया गया है। अरे, तो फिर रील्स पर क्रिएटर्स कमाते कैसे हैं अगर बोनस नहीं है तो? यहाँ कमाई का मुख्य रास्ता वो प्लेटफॉर्म से सीधे नहीं आता। ज्यादातर कमाई होती है ब्रांड डील से, स्पॉन्सर्ड पोस्ट से, एफिलिएट मार्केटिंग से, कोलैबोरेशन से। अच्छा, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाला मॉडल। हाँ, मतलब इन्फ्लुएंसर बनकर ब्रांड्स के साथ काम करना यहाँ कमाई का मेन मॉडल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूट्यूब शॉर्ट्स सीधे एड रेवेन्यू से एक स्टेबल, मतलब थोड़ी प्रिडिक्टेबल इनकम का रास्ता देता है, भले ही वो रकम शायद हर व्यू पर कम हो। जबकि इंस्टाग्राम रील्स पर कमाई ज्यादातर प्रोजेक्ट बेस्ड या डील बेस्ड होती है। एक बड़ी डील आपको ज्यादा पैसा दिला सकती है, लेकिन वो रेगुलर होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। सही पकड़ा, बिल्कुल यही फर्क है। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी है कि शॉर्ट्स से जो स्थिर कमाई होती है, क्या वो पर्याप्त है? हमने सुना है कि शॉर्ट्स पर आरपीएम यानी प्रति 1000 व्यूज कमाई कई बार काफी कम हो सकती है, जबकि रील्स पर एक बड़ी ब्रांड डील शायद उससे कहीं ज्यादा फायदेमंद साबित हो, भले ही वो कभी कभार मिले। ये एक जरूरी नुक्ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक मॉडल साफ तौर पर दूसरे से बेहतर है। तो कमाई के लिहाज से चुनाव इस बात पर निर्भर करेगा कि क्रिएटर किस तरह का रिस्क और रिवॉर्ड मॉडल पसंद करता है। एक तरफ रेगुलर, भले ही छोटी इनकम का भरोसा, दूसरी तरफ बड़े मौकों की संभावना, लेकिन अनिश्चितता के साथ। और कमाई के अलावा क्रिएटर्स के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि उन्हें कंटेंट बनाने के लिए अच्छे हथियार मिलें, मतलब टूल्स। इस मैदान में कौन आगे है? हाँ, टूल्स तो बहुत मैटर करते हैं। यूट्यूब शॉर्ट्स क्या देता है? यूट्यूब शॉर्ट्स में देखिए, बेसिक एडिटिंग के लिए अच्छे टूल्स हैं। वीडियो कार्ड छांट सकते हैं, टेक्स्ट जोड़ सकते हैं, दूसरे वीडियो के ऑडियो को रीमिक्स कर सकते हैं अगर परमिशन हो तो, और उनकी म्यूजिक लाइब्रेरी भी ठीक ठाक है।
सबसे बड़ा फायदा मेरे ख्याल से है YouTube स्टूडियो का इंटीग्रेशन। एनालिटिक्स के लिए। हाँ, आप अपने शॉर्ट्स की परफॉर्मेंस, ऑडियंस कहाँ से आ रही हैं, कितनी देर देख रही हैं, ये सब बहुत डिटेल में देख सकते हैं। डेटा काफ़ी मिलता है। लेकिन वो जो आजकल फैंसी इफेक्ट्स और फिल्टर्स चलते हैं, उनका क्या? वहीं पर शॉर्ट्स थोड़ा सा अभी के लिए पीछे रह जाता है। टिकटॉक या रील्स की तुलना में इसमें वो फैंसी फिल्टर्स, AR इफेक्ट्स, विजुअल ट्रिक्स वो अभी कम है। अच्छा, और इंस्टाग्राम रील्स, उसके पास क्या है? रील्स इस मामले में काफ़ी आगे है। उसमें एडिटिंग फीचर्स की भरमार है, मतलब अनगिनत फिल्टर्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, AR इफेक्ट्स, इंटरैक्टिव स्टिकर्स जैसे पोल्स, क्विज, काउंटडाउन, टेक्स्ट एनिमेशन के भी बहुत सारे स्टाइल हैं। और उसका इंस्टाग्राम के बाकी फीचर्स जैसे स्टोरीज, डायरेक्ट मैसेज, DMs और शॉपिंग के साथ जो इंटीग्रेशन है वो भी बहुत गहरा है। आप रील से सीधे प्रोडक्ट टैग कर सकते हैं या स्टोरी में शेयर कर सकते हैं आसानी से। तो ऐसा लगता है कि रील्स का फोकस क्रिएटिविटी और विजुअल अपील पर ज्यादा है। बिल्कुल, खासकर लाइफस्टाइल, फैशन, ब्यूटी वाले जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए ये ज़्यादा आकर्षक है, क्योंकि ये उनके कंटेंट को ज़्यादा पॉलिश्ड और ट्रेंड फ्रेंडली बनाने में मदद करता है। तो जहां तक टूल्स का सवाल है, तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है। अगर आपकी प्रायोरिटी है ट्रेंडिंग विजुअल्स, ढेर सारे इफेक्ट्स और क्रिएटिव लुकलेन मतलब ट्रिक्स, गिमिक्स, तो रील्स शायद बेहतर टूल किट देता है। लेकिन अगर आप डेटा ड्रिवन हैं, अपनी ऑडियंस को गहराई से समझना चाहते हैं और अपनी ग्रोथ को बारीकी से ट्रैक करना चाहते हैं, तो YouTube शॉर्ट्स का जो स्टूडियो इंटीग्रेशन है वो ज़्यादा शक्तिशाली साबित हो सकता है। ये एक अहम सवाल उठाता है फिर, एक क्रिएटर के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, वीडियो का शानदार दिखना या उसकी परफॉर्मेंस का सटीक एनालिसिस? शायद दोनों का बैलेंस चाहिए होता है। बिल्कुल, और ये उनके कंटेंट के टाइप और उनके गोल्स पर भी निर्भर करेगा कि किस पर ज़्यादा जोर देना है। अब जरा दर्शकों के जूते में पैर डालकर देखते हैं, उन्हें इन प्लेटफॉर्म्स पर क्या मिलता है। YouTube शॉर्ट्स पर अक्सर आपको क्विक एंटरटेनमेंट तो मिलता ही है, साथ में कुछ सीखने या जानकारी पाने का एलिमेंट भी होता है। हाँ, वो एजुकेशनल वाला एंगल। हाँ, छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स, किसी मुश्किल कॉन्सेप्ट का आसान एक्सप्लेनर, गेमिंग के मजेदार क्लिप्स, न्यूज की झलकियां, यहाँ वैरायटी ज्यादा लगती है। हाँ, YouTube का जो एक कोर DNA है ना, ज्ञान और जानकारी वाला, वो शॉर्ट्स में भी कहीं ना कहीं झलकता है। सही। वहीं इंस्टाग्राम रील्स पर फोकस ज्यादातर ट्रेंड्स पर रहता है। डांस चैलेंज, मजेदार लिपसिंक, कॉमेडी स्केच, फैशन और लाइफस्टाइल वाले वीडियोस और मीम्स, वो ज्यादा सोशल और हल्के फुल्के मनोरंजन वाला एक्सपीरियंस देता है। तो अगर हम इसे समेटें, तो दोनों प्लेटफॉर्म पर जो कंटेंट मिलता है वो उनकी कोर स्ट्रेंथ को दिखाता है। शॉर्ट्स YouTube के ज्ञान और खोज वाले पहलू को यूज करता है, इसलिए यहाँ कैसे करें या जानकारी वाले वीडियोस भी खूब चलते हैं। रील्स इंस्टाग्राम के सोशल और लाइफस्टाइल वाले नेटवर्क पर बेस्ड है, इसलिए यहाँ एंटरटेनमेंट, ट्रेंड्स और विजुअल अपील वाले कंटेंट का बोलबाला ज्यादा है। ये दिखाता है कि शायद हम दर्शक भी अलग-अलग मूड या माइंडसेट के साथ इन प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं। तो भाई, इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इस मुकाबले में फिलहाल कौन जीत रहा है? हमारे विश्लेषण से जो तस्वीर उभरती है वो थोड़ी मिली-जुली सी है, कोई एक तरफा विजेता नहीं दिखता। हाँ, ऐसा ही लगता है। अलग-अलग मैदानों पर अलग-अलग खिलाड़ी बढ़त बनाए हुए हैं। भारत की बात करें तो टिकटॉक बैन के बाद YouTube शॉर्ट्स ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है, खासकर छोटे शहरों और नॉन मेट्रो इलाकों में, और अलग-अलग भाषाओं और कंटेंट टाइप्स में इसकी पैठ गहरी हुई है। लेकिन शहरी युवाओं में लाइफस्टाइल, फैशन, सेलिब्रिटी कल्चर में रील्स का दबदबा अभी भी कायम है। और अमेरिका और यूरोप जैसे बाजारों में क्या स्थिति दिखती है? वहां भी कुछ ऐसे ही पैटर्न है। रील्स फैशन, एंटरटेनमेंट और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में लीडर बना हुआ है, जबकि YouTube शॉर्ट्स एजुकेशन, DIY खुद से करे वाले प्रोजेक्ट्स, गेमिंग और जानकारी आधारित कंटेंट में ज्यादा मजबूत नजर आता है। और अगर हम ग्लोबल ट्रेंड्स देखें, ओवरऑल वैश्विक स्तर पर ऐसा लगता है कि YouTube शॉर्ट्स धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है इसका YouTube के विशाल इकोसिस्टम के साथ गहरा जुड़ाव। वो लॉन्ग फॉर्म वीडियो वाली बात। हाँ, क्रिएटर शॉर्ट्स के जरिए अपने लंबे वीडियो पर दर्शक ला सकते हैं और लंबे वीडियो के दर्शक उनके शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। ये जो क्रॉस प्रमोशन की ताकत है वो रील्स के पास उस लेवल पर नहीं है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि विजेता कौन है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस नज़रिए से देख रहे हैं। एक क्रिएटर के तौर पर आपके लक्ष्य क्या हैं, या एक दर्शक के तौर पर आप क्या ढूंढ रहे हैं। एकदम सही। अगर हम इसे फटाफट समेटें तो इंस्टाग्राम रील्स वहाँ जीतता है जहाँ सोशल वायरलिटी, तेजी से ट्रेंड्स पर छा जाना, विजुअल अपील और ब्रांड कोलैबोरेशन इंपॉर्टेंट है।
ये तेज शोहरत और सोशल बज़ बनाने के लिए ज़्यादा कारगर लगता है। और YouTube शॉर्ट्स वहां बाजी मारता है जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ, कंटेंट का लंबे समय तक खोजा जाना यानी डिस्कवरेबिलिटी, YouTube के बाकी इकोसिस्टम का फायदा उठाना और सीधे प्लेटफॉर्म से एक स्टेबल इनकम महत्वपूर्ण है। ये उन क्रिएटर्स के लिए बेहतर हैं जो एक टिकाऊ, सस्टेनेबल कंटेंट करियर बनाना चाहते हैं। तो फैसला आखिर में क्रिएटर के गोल्स और दर्शक की पसंद पर ही निर्भर करता है। कोई एक प्लेटफॉर्म शायद सबके लिए बेस्ट नहीं है। बिल्कुल सही कहा। तो संक्षेप में मुख्य अंतर यही है। YouTube शॉर्ट्स खेलता है लंबी रेस, डिस्कवरी और टिकाऊ कमाई पर, जबकि इंस्टाग्राम रील्स है तेज रफ्तार, ट्रेंड्स, सोशल बज़ और ब्रांड डील्स का मैदान। एक का एल्गोरिथम आपके कंटेंट को सालों तक जिंदा रख सकता है, दूसरे का आपको ट्रेंड की लहर पर तेजी से ऊपर उठा सकता है और शायद गिरा भी सकता है। हाँ, कमाई के मॉडल भी एकदम अलग हैं। एक विज्ञापन का हिस्सा देता है, दूसरा आपको ब्रांड्स के साथ जुड़ने पर ज्यादा निर्भर बनाता है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। ये सवाल सीधे तौर पर हमारे सोर्सेज में नहीं था, लेकिन इस चर्चा से उभरता है। जैसे जैसे ये दोनों प्लेटफॉर्म्स और विकसित होंगे, क्या हम देखेंगे कि इनकी सामग्री और इनके दर्शक वर्ग और भी ज्यादा अलग हो जाएंगे? मतलब क्या शॉर्ट्स पूरी तरह जानकारी और सीखने का माध्यम बन जाएगा और रील्स सिर्फ मनोरंजन और ट्रेंड्स का, या फिर एक दूसरे से मुकाबला करने के चक्कर में ये दोनों अपनी अपनी खासियतें खोकर एक जैसे ही हो जाएंगे? और हम दर्शक किस तरफ ज्यादा झुकेंगे? क्या हमें चलते फिरते कुछ नया सीखना ज्यादा पसंद आएगा या बस पल भर का मजेदार एस्केप चाहिए होगा? ये वाकई सोचने वाली बात है कि शॉर्ट फॉर्म वीडियो का भविष्य आखिर क्या शक्ल लेगा। खैर, इस गहरी और काफी प्रैक्टिकल चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को YouTube शॉर्ट्स और Instagram रील्स के इस पेचीदा यानी कॉम्प्लेक्स मुकाबले को समझने में काफी मदद मिली होगी।